प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। फसलों की कटाई के बाद बचे हुए डंठल, भूसा और तना, ये सभी किसानी भाषा में फसल अवशेष कहलाते हैं। हमारे किसान अधिकतर इन अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं। इससे होता ये है, एक तो पर्यावरण प्रदूषण होता है और साथ ही मिट्टी का तापमान बढ़ने लगता है। उसमें लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। तो आखिर इन फसल अवशेषों का करें क्या? आज इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। बाजरे की उन्नत फसल को लेकर सेमिनार का हुआ आयोजन। खरीफ सीजन में खेत की तैयारी को लेकर एडवाइजरी जारी। उच्च गुणवत्ता के बीज सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के निर्देश। और दुधारू पशुओं के लिए बाईपास प्रोटीन जरूरी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में बाजरे की उन्नत फसल को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक एएस बालोदा ने कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही नई तकनीकों पर जोर देते हुए कहा कि मिलेट्स और अन्य उत्पादों में गुणवत्ता बढ़ाए जाने के प्रयासों पर बल दिए जाने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाने का निर्णय हुआ है। भारत में लगभग 19 करोड़ लोग कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके निवारण के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें पौष्टिक भोजन मिले, उनकी खरीद भी सामर्थ्य के अनुसार हो। देश में गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाएं और 5 साल से छोटे बच्चे आयरन और जिंक की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी वृद्धि, इम्यून तंत्र, प्रजनन तंत्र आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में आमजन में सेहत के प्रति जागरूकता के कारण मिलेट्स के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा की अब तक बायोफोर्टिफाइड किस्में अधिसूचित हुई हैं, जिसमें से 2 किस्में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, जिनमें आयरन और जिंक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। मानव स्वास्थ्य में जिंक और आयरन की कमी से निपटने को लेकर सेमिनार में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मिलेट्स एवं अन्य उत्पादों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर भी चर्चा हुई। साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, इस पर भी मंथन किया गया। पूसा के कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ सीजन के लिए खेतों की तैयारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। खरीफ सीजन को लेकर किसानों के लिए पूसा के कृषि वैज्ञानिकों ने एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने किसानों को प्याज की फसल में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने कहा है कि फसल की इस अवस्था में उर्वरक न दें, अन्यथा फसल की वनस्पतिक भाग की अधिक वृद्धि होगी और प्याज की गांठ की कम वृद्धि होगी। प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहे। सब्जियों की खेती, सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों तथा फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करने की सलाह दी है। साथ में ही नर्सरी को लू से बचाने के लिए कोई अवरोधक लगाने को कहा गया है। इस सीजन में फसलों के लिए समय पर खेत की तैयारी भी जरूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि किसान रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें, ताकि सूरज की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। इससे किसानों को अगली फसल उगाने में फायदा होगा। ग्रीष्मकालीन हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा की बुआई के साथ गंवार, मक्का, बाजरा आदि चारा फसलों की बुआई की जा सकती है। इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। किसान अरहर और कपास की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। बीज किसी प्रमाणित जगह से ही खरीदें। तापमान अधिक रहने की संभावना को देखते हुए सब्जियों की तुड़ाई सुबह और शाम करें।
इस मौसम में बेल वाली फसलों और सब्जियों में न्यूनतम नमी बनाए रखें। ऐसा न करने पर परागण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी रखें, साथ ही हल्की सिंचाई कम अंतराल पर करें। बीज गांव योजना के तहत स्थानीय स्तर पर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक पंत कृषि भवन जयपुर में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता राज सीड्स के अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने की। बैठक में प्रबंध निदेशक जसवंत सिंह ने बताया कि संकर, बाजरा, मक्का एवं सब्जी बीजों के उत्पादन को निजी कंपनियों के साथ अनुबंध को बढ़ाया जाए। मंडियों में आवंटित भूखंडों पर दुकान निर्माण और निर्मित दुकानों के साल भर संचालन तथा निगम के कारोबार को 500 करोड़ तक बढ़ाने सहित कई अन्य आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इसके अलावा बीज गांव योजना के तहत राशि प्रावधान को दोगुना करने के साथ ही किसानों को सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता के बीज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए। दुधारू पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए आहार में बाईपास प्रोटीन देना आवश्यक है। पशुपालन में होने वाले कुल खर्च का करीब 70% भाग पशु आहार पर खर्च होता है। कम दूध देने वाले पशुओं को सामान्य पशु आहार देने से काम चल जाता है, लेकिन दुधारू पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और दूध उत्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए पशु आहार में बाईपास प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाईपास फैट और चिलेटेड मिनरल देना भी ज़रूरी है। पशुपालक चाहे तो आहार की गुणवत्ता सुधार के लिए घर पर ही इन्हें तैयार कर सकता है। गौरतलब है कि जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन क्रिया के दौरान काफ़ी मात्रा में प्रोटीन का अपघटन होता है। पशु आहार में इस तत्व की पूर्ति करना पशुपालक के लिए ज़रूरी होता है। पशु आहार में बाईपास प्रोटीन तैयार करने के लिए बिनोला की खल, अलसी की खल, सोयाबीन, बाजरा, मक्का और सूरजमुखी के बीज से बाईपास प्रोटीन तैयार किया जा सकता है। इसी तरह बाईपास फैट हल्के भूरे या क्रीम रंग का दानेदार पाउडर होता है, जिसमें फैट की मात्रा लगभग 80%, कैल्शियम की मात्रा लगभग 8% होती है और इसमें वसा घुलनशील विटामिन भी पाए जाते हैं। सोया फैट चिलेटेड मिनरल में मिनरल के साथ अमीनो अम्ल और पेप्टाइड आदि जोड़ दिए जाते हैं। ये कार्बनिक रूप में पाया जाता है, जिससे पशुओं में इनका अवशोषण, पाचन और उपभोग आसानी से होता है। यानी सामान्य मिनरल मिश्रण की तुलना में चिलेटेड मिनरल का प्रयोग किया जाना पशुपालक के लिए लाभकारी होता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रकृति से निकलने वाली हर वस्तु किसी न किसी काम में आती है, फसल अवशेष भी। बस सही जानकारी न होने की वजह से हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें और इसके क्या क्या लाभ हैं, आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष असवाल। आप हिंडौली कृषि महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। किसान साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष असवाल एसोसिएट प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय हिंडौली में कार्यरत हूँ और आज मैं आपको फसल अवशेष प्रबंधन पर जानकारी देना चाहूँगा। किसान साथियों, फसल अवशेष क्या होता है? किसी भी खेत में फसल की कटाई के उपरांत जो भी पत्ते, जड़, मूल, तना अवशेष जो भी बच जाता है उसको पराली, पत्तियाँ, उनको फसल अवशेष कहा जाता है। ये फसल अवशेष विभिन्न रूपों में काम आता है, जैसे कि पशुओं के चारे में, अपने चूल्हा जलाने में, इंडस्ट्री में पैकिंग मटेरियल के रूप में, एनर्जी डेवलपमेंट के रूप में। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन फसल को कटाई के उपरांत किसान भाई इसको काटने की बजाय इसको जला देते हैं और इसका कोई अन्य उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो हमारे किसान साथी अभी कर रहे हैं। भारत में अमूमन 633 मिलियन टन अवशेष पैदा होता है, जिसमें 80% अवशेष को काम में नहीं लिया जाता, 20-30% अवशेष को ही काम में लिया जाता है।
जो कि मुख्यतः पशु चारे के रूप में काम में आता है, बाकी को खेत में ही जला दिया जाता है। उसके पीछे किसानों का अपना तर्क होता है कि इससे खेत खाली हो जाता है, मजदूरी कम लगती है, अगली फसल के लिए समय बच जाता है और इससे बहुत सारे हानिकारक कीट पतंगे और जीव जंतु मारे जाते हैं। लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है, ये प्रक्रिया गलत है। फसल अवशेष को जलाने से हमारे खेत में बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर मैं नुकसानों की बात करूं तो साथियों, सबसे पहला नुकसान फसल की उत्पादकता में कमी, और दूसरा मृदा परीक्षण के आधार पर हम देखते हैं तो बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। विशेष तौर पर कार्बनिक पदार्थ की इसमें कमी रहती है, जिसकी वजह से सीधा सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं, 16-17 जो पोषक तत्व होते हैं, सभी पोषक तत्वों में इसकी कमी हो जाती है। तो मैं कह रहा था किसान साथियों, हम जो भूसे को जलाते हैं या फसल अवशेष को जलाते हैं, ये गलत प्रक्रिया है, गलत प्रैक्टिस है। हमें इसको दूसरे रूपों में काम में लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अगर नुकसान की बात देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फसलों के अवशेष के जलाने से सबसे पहले वातावरण प्रदूषित होता है, मानव स्वास्थ्य पे इसका उल्टा असर होता है, पशुओं पे इसका उल्टा असर होता है। जो हमारा वैश्विक तापमान है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत नुकसान हैं जो इससे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी हानिकारक जो गैसें हैं जो इससे विसर्जित होती हैं, उनसे मानव के स्वास्थ्य में सांस की बीमारियां होती हैं। आप देख रहे हैं कि अभी स्मॉग होता है, धुआं हो जाता है, धुंध हो जाता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। साथ ही साथ हम जो फसल अवशेष जलाते हैं उसके साथ साथ हमारे खेतों के बहुत सारे पौधे जल जाते हैं, मेड़ जल जाती है, हमारे बगीचे जल जाते हैं। जो हमने स्प्रिंकलर वगैरह लगा रखा है या माइक्रो स्प्रिंकलर के पाइप लगा रखे हैं, वो पाइप जल जाते हैं। इसके अलावा अड़ोस पड़ोस के खेतों में आग लग जाती है। कई बार तो इतना इसका विकराल रूप आता है सामने कि एक किसान का अपना खेत खाली कर रहा है, लेकिन उससे 10-10 किलोमीटर दूर तक ये खेत जल जाते हैं, जिससे हमारे बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे पशु पक्षी जल जाते हैं, उनके अंडे, चूजे, बच्चे और बाग बगीचे ये सब जल जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा नुकसान हमारे पर्यावरण को भी होता है, स्वास्थ्य को भी होता है और हमारी संपदा को भी होता है। तो किसान साथियों, खेत में आग लगाना एक बहुत ही गलत और नुकसानदायक कार्य है और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर कानून भी है। आप अपने घर के आंगने की नीम की पत्तियों को भी नहीं जला सकते, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। जैविक कार्बन की कमी विश्व के हर खेत में आ रही है। अब ऐसे में उसका सीधा सीधा असर उत्पादकता पर पड़ता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो बहुत सारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें नुकसान हो जाता है। सल्फर तो लगभग 60% तक सल्फर का नुकसान हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि पोषक तत्वों की दृष्टि से देखें तो भी इसमें नुकसान होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन स्वास्थ्य की या मानव स्वास्थ्य की, तो आप देख रहे होंगे दिल्ली में आजकल बहुत सारा धुआं हो जाता है सर्दी के मौसम में, और उससे एक्सीडेंट तो होते ही हैं, साथ ही साथ सांस की बीमारियां हो रही हैं, लोगों के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है। आपको बता दें कि फसल जलाने से, जो अवशेष जलाने से जो नुकसान हो रहा है, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे छोटे बच्चों की, जो 5 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनकी मृत्यु तक हो रही है और उसकी मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में इसके विपरीत प्रभाव इस रूप में भी देखा जा सकता है कि वहाँ पर किसानों के बच्चों को और इनको चर्म रोग हो रहे हैं, साथ ही साथ कैंसर जैसी बीमारी भी दस्तक दे रही है। हालांकि कैंसर के लिए और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है फेफड़े के कैंसर का और रक्त कैंसर का एक कारण
हमारे फसलों को जो जलाते हैं उसके अवशेषों से भी हो रहा है। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप फसल अवशेष को नहीं जलाएं। इसको किस तरह से काम में लेना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों को अपने खेत की कटाई के तुरंत उपरांत, जैसे ही आपने कंबाइन से अपने खेत को कटाया, अपने फसल को लिया, उसके उसी शाम आप या उसके अगले दिन खेत में नमी के रहते हुए आप प्रति हेक्टर 25 किलो यूरिया का छिड़काव करके और उससे उसको मोर बोल प्लाव, जिसको आप मोर प्लाव बोलते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से उसको खेत में मिला देवें। अगर आवश्यक हो तो उसमें हल्की सिंचाई भी कर देवें। इसके अलावा कई देशों में इससे बिजली बनाई जा रही है, तो हम इसके एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त बायोचार, कंपोस्ट खाद या खेत में मिलाकर कंपोस्ट खाद बनाकर हमें उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। तो साथियों, आपको मैं निवेदन करूं कि ये एक गलत प्रक्रिया है। आप सोचते होंगे कि इससे खेत खाली होता है और ये जल्दी अगली फसल के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसा नहीं है। आप अपनी खड़ी फसल के अवशेषों में मूंग उगा सकते हैं। अपने पास में ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जिन पर भारत सरकार 50% तक छूट दे रही है। और एक योजना ऐसी है जिसमें आप सामूहिक रूप से अगर सभी किसान मिलकर कोई यंत्र केंद्र खोलना चाहते हैं तो उसके लिए 80% तक सरकार छूट दे रही है। तो आप कोशिश करें, कस्टम हायरिंग सेंटर आप खोल सकते हैं, उसमें 80% तक छूट है। और जो विभिन्न जो कृषि यंत्र हैं जिनसे आप अपने खेत में अवशेष का प्रबंधन करते हैं, उन पर 50% तक की छूट है। इसके अलावा हम जहाँ भी अगर इस तरह की समस्या रहती है तो वहाँ पर हम खेत तलाई का निर्माण करके रखें। अगर किसी पड़ोसी ने गलती से आग लगा दी है तो हमें वहाँ पर खेत तलाई से तुरंत अपने खेत की रक्षा कर सकते हैं। किसान साथियों, अभी मई का महीना चल रहा है। ऐसे में हमारे को बहुत सारे कृषि कार्य करने होते हैं। हमारे खेत खाली हैं। आप सबसे पहले खेत तलाई का निर्माण कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आप मोर प्लाऊ चलाकर, मिट्टी पलटने वाला हल चलाकर उसको बदल सकते हैं और हल्की सिंचाई करके उसको ट्राइकोडर्मा डालकर उसकी शीघ्रता से अपघटन करवा सकते हैं। इससे आपके खेत में खाद बन जाएगा और हमारे प्रोडक्शन में, उत्पादन में वृद्धि होगी। मैं आपको बता दूं कि 1 बीघा खेत में 1 बोरी गेहूं बढ़ जाता है और आधा बोरी से 1 बोरी दाल वाली फसलें बढ़ जाती है अगर खेत में आप आग नहीं लगाते हैं। तो खेतों में आग लगाना बंद कीजिए, इससे बहुत नुकसान होता है। स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्शन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे बाग बगीचे हैं वो जल जाते हैं, पशु पक्षी के अंडे जल जाते हैं, उनके बच्चे जल जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ने से ओजोन परत में इसका नुकसान होता है। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि में बढ़ती आवश्यकता। आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।